अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेंटोर वीएफएक्स। मैं हूं आपका टीचर अवैस और आज है हमारी ट्विस्टर इफेक्ट की क्लास का पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हम लोग वॉल्यूम सिमुलेशंस क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग दो तीन चीज़ों को समझ लें कि ये ट्विस्टर इफेक्ट वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने मेरी हुडनी की फर्स्ट 3 क्लासेस को वॉच किया है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को हुडनी के बिल्ट इन नेटवर्क्स, टैब मेन्यू, ज्योमेट्री लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को वॉच नहीं किया तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप लोग पहले जाकर उन क्लासेस को वॉच करें, देन आप लोग इस क्लास के ऊपर आए। और इतनी बिगिनिंग के अंदर मैंने ये ट्यूटोरियल इसलिए लॉन्च किया है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं उन्हें फेस करनी ना पड़े और उनको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग हुदनी के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास के अंदर हम लोग वॉल्यूम सिमुलेशंस को क्रिएट करेंगे। तो इन वॉल्यूम सिमुलेशंस को लेकर आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और ये वॉल्यूम्स चैप्टर के ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कोर्स लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर वॉल्यूम्स के बारे में समझाने वाला हूँ कि ये वॉल्यूम्स क्या चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में बताऊं कि अगर आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो आप लोगों को मेरा जो सा बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये ब्लैक कलर है मैंने अपने बैकग्राउंड के अंदर किस तरह से किया है। तो सिंपली इसके लिए एक छोटा सा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोगों ने सिंपली अपने कीबोर्ड से डी की को प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से डी की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो के अंदर हम लोग देख सकते हैं एक बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन है। तो मैं सिंपली इस बैकग्राउंड नाम के ऑप्शन पर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस बैकग्राउंड पर आया तो यहाँ पर फिर से एक हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, लाइट ग्रे, ग्रे, डार्क। तो यहाँ से मैं सिंपली डार्क को सिलेक्ट करके सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड सिंपली चेंज हो गया। तो नेक्स्ट अगर आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हम लोगों ने क्वाइट किया था। और आप लोग देख सकते हैं मेरी चेन के अंदर एक रेफ डेंसिटी इमीटर नाम का नोड प्लेस हुआ है। तो ये रेफ डेंसिटी इमीटर नहीं है बल्कि हमारा नल नोड है जिसे हम लोग चेक पॉइंट भी कहते हैं। तो ये नल नोड मैंने सिंपली अपने टैब मेन्यू से लाकर ही प्लेस किया यहाँ पर और इसका नाम चेंज करके रेफ पार्टिकल सिमुलेशन रख दिया। चलिए अब हम लोग अपनी वॉल्यूम सिमुलेशंस को क्रिएट करना शुरू करते हैं। इन पार्टिकल्स के लिए एक्चुअली ये पार्टिकल्स वॉल्यूम्स की वेलोसिटी यानी कि स्पीड को ड्राइव करेंगे। लेट्स क्रिएट। फर्स्ट मैं अपने टैब मेन्यू से एक वैक्स नोड यानी कि अपना पॉइंट रैंगल नोड ड्रॉप कर रहा हूँ। और ये पॉइंट रैंगल नोड क्या चीज़ है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था कि इन हुडनी वैक्स मीन्स कोडिंग। और प्रीवियस पार्ट के अंदर कोडिंग के लिए हम लोगों ने सिंपली अपने पोप नेटवर्क के अंदर पोप रैंगल नोड का यूज किया था जो कि एक वेक्स नेटवर्क टाइप नोड है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सोर्स लेवल पर हम लोग कोडिंग के लिए पॉइंट रैंगल नोड का यूज करते हैं। तो वही पॉइंट रैंगल नोड मैं अपने टैब मेन्यू से लाकर ड्रॉप कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर। और सिंपली मैं इस पॉइंट रैंगल नोड का नाम चेंज कर वैक्स डेंसिटी पी स्केल रख रहा हूँ। और ये वैक्स नोड यानी कि हमारा पॉइंट रैंगल नोड हम लोग यूज कर रहे हैं अपना डेंसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए जो कि यूज होगा हमारी वॉल्यूम डेंसिटी सिमुलेशन के अंदर जो कि हम लोग क्रिएट करने लगे हैं। और पी स्केल हर एक पॉइंट से मतलब कि जब हम लोग इन पॉइंट्स को वीडीबी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को इन पॉइंट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा वीडीबी वॉल्यूम से। लेट्स राइट आवर स्मॉल स्क्रिप्ट नाउ। सिंपली पॉइंट नंबर 1 है हमारा एट द रेट डेंसिटी इज इक्वल रेंड आईडी मल्टीप्लाई बाय अल्फा। This code actually creates a random value from 0 to 1 and multiply this value by alpha। हमारा पॉइंट नंबर 2 है एट द रेट पी स्केल इज इक्वल CHF मतलब कि हमारा पैरामीटर ब्रैकेट्स एंड इन्वर्टेड कोमास पी स्केल मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अब अगर आप लोग मेरे कर्सर की तरफ देखें तो यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा स्लाइडर दिख रहा है। तो अगर मैं इस स्लाइडर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक पी स्केल का ऑप्शन खुल चुका है। तो इस पी स्केल के ऊपर आकर मैं 0.2 वैल्यू इस पी स्केल को दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं अपने टैब मेन्यू से एक एट्रीब्यूट नॉइस नोड ऐड कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर। और इस एट्रीब्यूट नॉइस नोड को मैं अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आकर मॉडिफाई कर रहा हूँ।
और अगर आप लोग मेरी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर देखें तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट नेम पर आकर कैपिटल P टाइप कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एम्पलीट्यूड को 2.2 वैल्यू दे रहा हूँ। जबकि हमारी रेंज वैल्यू पर अगर मैं आकर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं इसको 0 सेंटर्ड पर सेट कर रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं अपने माउस से तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन हमें मिल जाता है एनिमेशन का, तो इसका चेक मैं ऑन कर रहा हूँ। जबकि एलिमेंट साइज को मैं 9 पॉइंट्स पर सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग अपने टैब मेन्यू से एक ट्रेल नोड को ऐड करने लगे हैं। तो इस ट्रेल नोड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो सिंपली मैं अपने टैब मेन्यू से एक ट्रेल नोड को ऐड कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर, और मैं सिंपली इस ट्रेल नोड को सिलेक्ट करने के बाद अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आकर ट्रेल लेंथ को 10 पॉइंट्स पर सेट कर रहा हूँ। और अगर अब मैं अपनी टाइमलाइन से आकर प्ले का ऑप्शन क्लिक करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी डेंसिटी है और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मतलब ये जो सा हमारा पहले एक पॉइंट था, एक पॉइंट हमें दिख रहा था यहाँ पर, ये हमारे मल्टीपल पॉइंट्स हमें यहाँ पर 10 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं हमारी डेंसिटी के अंदर। तो इन शॉर्ट इस ट्रेल नोड से हम लोगों ने अपने पार्टिकल्स की अमाउंट को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट मैं एक वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट नोड को ड्रॉप कर रहा हूँ अपने एट्रीब्यूट्स को रास्टराइज करने के लिए और इन एट्रीब्यूट्स को VDB वॉल्यूम्स के अंदर क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। और मैं सिंपली अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आकर एट्रीब्यूट्स पर डेंसिटी टाइप कर रहा हूँ, और डेंसिटी का D याद रहे छोटा होना चाहिए। सो ये हमारा डेंसिटी इमीटर है। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मे भी आप लोगों के सर से ही गुजर रही हो, तो आप लोगों ने इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो इनमें से काफ़ी चीज़ें जो सी हैं मेरे भी सर के ऊपर से ही गुजरी हैं, तो इंशाल्लाह इनको हम लोग आस्ता आस्ता कवर करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनका कॉन्सेप्ट सेम ही है तकरीबन। सो चलिए अब हम लोग एक और वॉइस नोट को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मेरे व्यू पोर्ट के अंदर देखें तो हमारा इफेक्ट जो है वो बहुत ही फ्लैट है। तो इसके लिए मैं अपने टैब मेन्यू से एक वॉल्यूम नॉइस फॉग नोड को ऐड कर रहा हूँ और इस नोड को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। सिंपली अगर मैं अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आऊँ तो यहाँ से मैं ऑपरेशन को मल्टीप्लाई पर सेट कर रहा हूँ, जबकि हमारी रेंज वैल्यूज 0 सेंटर्ड होंगी और एलिमेंट साइज को मैं 3.5 वैल्यूज देकर सेट कर रहा हूँ। और सेम अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ से एनिमेशन का चेक मैं ऑन कर रहा हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें पोस्ट प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम का भी चेक ऑन कर रहा हूँ। और ये मैंने इन दोनों का चेक मैंने इसलिए ऑन किया ताकि ये हमारी डेंसिटी के अंदर हाई वैल्यूज को प्रोसेस करने से अवॉइड करे। नेक्स्ट मैं एक चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ और चेक पॉइंट के नाम से आप लोग खूब वाकिफ हैं। ये चेक पॉइंट हम लोग नल नोड को ही कहते हैं, और मैं सिंपली अपने टैब मेन्यू से आकर एक नल नोड ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको रीनेम करने के बाद मैं इसका नाम टैप डेंसिटी इमीटर रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वॉल्यूम डेंसिटी सिमुलेशन को क्रिएट किया। नेक्स्ट अब हम लोग अपनी वेलोसिटी इमीटर को क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं सिंपली अपने वैक्स नोड की वायर को ग्रैब करने के बाद अपने टैब मेन्यू से एक ट्रेल नोड को ड्रॉप कर रहा हूँ, और इस ट्रेल नोड को ऐड करने के बाद मैं इस ट्रेल नोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो वेलोसिटी स्केल रिजल्ट टाइप को मैं कंप्यूट वेलोसिटी पर सेट कर रहा हूँ, जबकि मैच बाय एट्रीब्यूट आईडी का चेक मैं ऑन कर रहा हूँ। इसके अलावा वेलोसिटी स्केल को मैं 0.5 पॉइंट्स पर सेट कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट मैं अपने टैब मेन्यू से एक पॉइंट रैंगल नोड ऐड कर रहा हूँ अपने ट्रेल नोड के बाद, और इस वैक्स नोड को मैं रीनेम कर रहा हूँ वैक्स फ्लैट वेलोसिटी वाई। तो ये नाम मैं इसका रख रहा हूँ। और ये वैक्स नोड मैं आप लोगों को अगर बताऊं मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारी जो सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड को कहते हैं, ये हमारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाए ना कि नीचे की तरफ। और अगर मैं इस वैक्स नोड को मतलब कि हमारे पॉइंट ट्रायंगल नोड के ऊपर अपना कर्सर लाने के बाद आई पर क्लिक करूं और यहाँ से वेलोसिटी को ऑन करूं, तो ये आप लोग अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो हमारी जो सी वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ जा रही है, जबकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो सी स्पीड है, हमारी जो सी वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ जाए, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहे। तो इसलिए हम लोगों ने इस वैक्स नोड को यानी कि अपने पॉइंट ट्रायंगल नोड को ऐड किया है अपने ट्रेल नोड के बाद। सो इस वैक्स नोड के अंदर आकर मैं एक छोटा सा कोड टाइप कर रहा हूँ अपनी वेलोसिटी को ऊपर लेके जाने के लिए। मैं सिंपली टाइप कर रहा हूँ, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है @v.y=0 एंड सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं एक पॉइंट वेलोसिटी नोड को अपने टैब मेन्यू से ऐड कर रहा हूँ, और सिंपली मैं इस पॉइंट वेलोसिटी को मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने टैब मेन्यू के अंदर आने के बाद।
सिंपली इंस्टॉलाइजेशन को मैं कीप इनकमिंग पर सेट कर रहा हूँ। इसके अलावा ऐड वेलोसिटी का चेक मैं ऑन कर y वैल्यू पर आकर 0.3 वैल्यू सेट कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो सी वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जाए। और इन नोड्स को भी मैं एक वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट नोड ऐड करने के बाद रास्टराइज कर रहा हूँ। और सिंपली अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आने के बाद मैं सिंपली एट्रीब्यूट्स पर v टाइप कर रहा हूँ। सो आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए कि v इज इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि हमारी स्पीड। नेक्स्ट मैं वोक्सल साइज को इंक्रीज करके 0.2 पर सेट कर रहा हूँ। इसके अलावा पी स्क्वेयर को भी मैं 2 वैल्यूज दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं एक और चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ अपने टैब मेन्यू से एक नल नोड ऐड करने के बाद, और इसको रीनेम करने के बाद मैं इसका नाम रेफ वेलोसिटी फील्ड रख रहा हूँ। और सिंपली इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक मर्ज नोड ऐड कर रहा हूँ अपने टैब मेन्यू से, और इन दोनों नोड्स को अपने मर्ज नोड के साथ लिंक कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये डेंसिटी एंड वेलोसिटी इन टू फील्ड्स की सिमुलेशन को क्रिएट करने से पहले हम इन टू फील्ड्स को कैश कर लेते हैं, यानी कि सेव कर लेते हैं अपना फाइल कैशे नोड ऐड करने के बाद। तो सिंपली मैंने अपने टैब मेन्यू से एक फाइल कैशे नोड ऐड कर लिया और मैं सिंपली कैशिंग पर आकर सेव टू डिस्क पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव टू डिस्क पर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 10 to 15 मिनट्स ले सेव करने के अंदर। देन हमारी कैशिंग डन हो जाएगी। सेव टू डिस्क करने से पहले मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ कैश ट्विस्टर स्मोक इमीटर। तो सिंपली मैंने सेव टू डिस्क करने से पहले इसको रीनेम कर लिया अपने फाइल कैशे नोड को। और नेक्स्ट मैं एक दोबारा से नल नोड को ऐड कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर, और इसको भी रीनेम करने के बाद मैं इसका नाम ब्रेफ इमीटर रख रहा हूँ। तो याद रहे कि फाइल कैशे नोड को यूज करने से पहले, मतलब कि सेव टू डिस्क पर क्लिक करने से पहले आप लोगों ने लोड फ्रॉम डिस्क का चेक ऑफ कर लेना है, नहीं तो आप लोगों का जो सा इफेक्ट है वो सेव नहीं होगा। आप लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसा कि मैंने फेस की है। नेक्स्ट हम लोग पायरोसोल्वर क्रिएट करने लगे हैं, तो मैं सिंपली अपने टैब मेन्यू से आकर एक पायरोसोल्वर नोड को ऐड कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर। तो इस पायरोसोल्वर को सेट करने से पहले हम लोग अपना सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पायरोसोल्वर का सेटअप क्रिएट करने से पहले हम लोग सिंपली अपना सेटअप क्रिएट कर लेते हैं दूसरे नोड्स का। तो अगर आप लोग मेरे कर्सर की तरफ देखें तो मैं यहाँ पर आकर अनएबल डिजेबल सिमुलेशंस का चेक ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग अपना सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉप अ फाइल कैशे नोड, रीनेम इट कैश ट्विस्टर स्मोक। नेक्स्ट मैं एक पायरोबिक वॉल्यूम नोड को अपने टैब मेन्यू से ऐड कर रहा हूँ अपने शेडर्स को एडजस्ट करने के लिए। और लास्टली मैं एक जो सा हमारा आखिरी चेक पॉइंट है इसको ऐड कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर, और इसको रीनेम करने के बाद इसका नाम रख रहा हूँ आउट ट्विस्टर एफएक्स। और इस चेक पॉइंट के अंदर इस नल नोड के अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूँ ब्लैक। नेक्स्ट मैं अपने पायरोसोल्वर नोड को सिलेक्ट करने के बाद अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आ रहा हूँ। सिमुलेशन टाइप्स को मैं डेंस पर सेट कर रहा हूँ, जबकि यूज ओपन सीएल का चेक मैं ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बाउंस पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर बाउंस पर आने के बाद मैं सिंपली बाउंस का साइज चेंज कर रहा हूँ। इसके अलावा क्लिक टू अनएबल डिजेबल सिमुलेशंस को मैं ऑन कर रहा हूँ, अनेबल कर रहा हूँ। लिमिट मैक्सिमम साइज का चेक भी ऑन कर रहा हूँ, जबकि साइज को मैं एक्स एंड वाई एक्सिस पर 25 सेट कर रहा हूँ। अच्छा, सिंपली एक छोटी सी बात समझ लें कि ये जो सा हमारा बाउंस है, बाउंस बॉक्स है, ये हमारी डेंसिटी और वेलोसिटी के साइज जितना ही होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी आप लोगों को भी समझ आ जाती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये बाउंड बॉक्स आप लोग मेरे व्यू पोर्ट के अंदर देख सकते हैं। ये रेड कलर का जो सा बॉक्स आप लोगों को दिख रहा है, यही हमारा असल में बाउंड बॉक्स है। और मैं अपनी चेन से वेलोसिटी इन मीटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि अपनी आर की प्रेस करने से अपना डिस्प्ले फ्लैग इस वेलोसिटी इन मीटर पर सेट कर रहा हूँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी वेलोसिटी का साइज क्या है। और मैं अपनी टाइमलाइन से कुछ फ्रेम्स को आगे लेकर जा रहा हूँ। सो हमें अपने बाउंड बॉक्स को अपने इफेक्ट से, अपनी वेलोसिटी से, अपनी डेंसिटी से कुछ साइज बड़ा ही रखना है। ठीक है। नेक्स्ट मैं अपनी टाइमलाइन से फ्रेम्स को वापस लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारी डेंसिटी का साइज क्या है, हमारी वेलोसिटी को और हमारी डेंसिटी का साइज क्या है। और मैं सिंपली अपना कर्सर अपने व्यू पोर्ट के अंदर लाने के बाद अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपली 3 की को प्रेस कर रहा हूँ अपने फ्रंट व्यू के अंदर जाने के लिए, और मैं एंटर की को प्रेस करने के बाद इस बाउंड बॉक्स का साइज एडजस्ट कर रहा हूँ। सो ओके, जैसे ही मैंने अपने बाउंड बॉक्स का साइज एडजस्ट कर लिया, तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से दोबारा से एस्केप की को प्रेस कर रहा हूँ अपने व्यू टूल को सिलेक्ट करने के लिए। देन मैं अपने कीबोर्ड से
1 की को प्रेस कर रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर आकर मैं सिंपली दोबारा से एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ। ओके, नाउ मैं अब अपने सोर्सिंग टैब विंडो की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ से मैं फ्लेम एंड टेम्परेचर का चेक ऑफ कर रहा हूँ, जबकि सोर्स स्केल को मैं 0.1 वैल्यू दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं फिल टैब से डिस्क्रिप्शन, ये आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पर 0.115 वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जबकि फ्लेम का चेक इधर से भी मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें फ्लेम नहीं चाहिए अभी के लिए, और ये फ्लेम्स को हम लोग इंशाल्लाह आगे जाकर देखेंगे। नेक्स्ट मैं अपने शेप टैब की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ से मैं बियोंसी को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपवर्ड वेलोसिटी नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी वेलोसिटी फील्ड क्रिएट कर चुके हैं। और यहाँ पर आकर आप लोगों को टर्बुलेंस का चेक दिख रहा है, तो यहाँ से मैं टर्बुलेंस का चेक ऑन करने के बाद एरो पर क्लिक करके टर्बुलेंस को 100 पॉइंट्स पर सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आउटपुट टैब के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं टेम्परेचर, कलर, फ्लेम एंड वेलोसिटी का चेक ऑफ कर रहा हूँ। हमें सिर्फ डेंसिटी चाहिए, इस वजह से मैं इन चारों को ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं कंप्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज के चेक को ऑन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कन्वर्ट टू वीडीबी एंड यूज 16 बिट फ्लोट का चेक भी ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं अपने फाइल कैशे नोड पर आकर सेव टू डिस्क आ रहा हूँ, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप लोगों का लोड फ्रॉम डिस्क चेक यहाँ पर से ऑफ हो। नेक्स्ट जैसे कि हमारा कैशे डन हो जाता है, देन मैं पायरो बेक वॉल्यूम पर आकर शेडो डेंसिटी को 2 पॉइंट्स पर सेट कर रहा हूँ, जबकि डेंसिटी स्केल को मैं 5 पॉइंट्स पर सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो सा ट्विस्टर इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। और अगर हम लोग अपने ट्विस्टर इफेक्ट को प्ले करके देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को सिंपली एक फ्लिप बुक का सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जहाँ पर मेरी वीडियो आप लोगों को दिख रही है, मेरी तस्वीर ये मैं आप लोगों को वो दिख रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे कर्सर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक चेक बुक का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर आकर लेफ्ट क्लिक, तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। तो इस विंडो के अंदर आकर मैं सिंपली रेजोल्यूशन को ऑफ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने रेजोल्यूशन को ऑफ किया और एक्सेप्ट या फिर ओके पर क्लिक किया, देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के अंदर, और जैसे ये लोड होगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स को। सो दैट्स इट, हमारा जो सा ट्विस्टर इफेक्ट है वो रेडी है। लेकिन जो ये इफेक्ट 2 दिन के अंदर क्रिएट कर लेगा उसका समझे हाल बहुत बुरा है, वो कभी भी हुदनी को नहीं सीख सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा हाल है इस टाइम पे मैं बखूबी वाकिफ हूँ अपने हाल से। नेक्स्ट हमारी रेंडरिंग आ जाती है, और रेंडरिंग के लिए हमें एक पूरा सोलारिस का सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा अपने सोलारिस के अंदर, मतलब कि हमें रेंडर ऑपरेटर टाइप नोड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो एक एडवांस टॉपिक है जो कि हम लोग इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे, बिकॉज ये जो सी हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये भी बहुत ही एडवांस्ड है, और इनको डाइजेस्ट करने के अंदर आप लोगों को बहुत ही टाइम लगने वाला है। और जो 2 दिन के अंदर ये इफेक्ट देख देख के बना लेगा, उसका जो सा है मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी सीख सकता है, क्योंकि इस इफेक्ट को क्रिएट करने के अंदर मुझे तकरीबन ये मेरा आई डोंट नो कि 1 मंथ जा रहा है ये खाली एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो फिर आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना एडवांस्ड इफेक्ट है ये। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो सा इफेक्ट है वही लोग क्रिएट कर सकते हैं जिन्होंने मेरी पहली 3 क्लासेस देखी हैं, जिनको हुदनी का इंटरफेस पता है। और लास्टली अगर आप लोगों को ये इफेक्ट छोटा दिख रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने हमारे पायरो बेक वॉल्यूम नोड के बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर देना है, और उसका जो से और उस ट्रांसफॉर्म नोड पर अपना डिस्प्ले फ्लैग सेट करने के बाद, अपनी आर की से अपना डिस्प्ले फ्लैग सेट करने के बाद उसका स्केल जो सा एक्स एक्सिस पे उसको 1.3 वैल्यू देनी है। ये मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, जबकि जेड एक्सिस पर भी हम लोगों ने 1.3 वैल्यू देनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं सिंपली अपना डिस्प्ले फ्लैग अपने चेक पॉइंट पर लाकर रख रहा हूँ। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊँ और दोबारा से अपनी फ्लिप बुक क्रिएट करूँ सेम टू सेम प्रोसीजर से, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा इफेक्ट है वो थोड़ा सा साइज बड़ा हो चुका है। तो इस ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये 2 क्लासेस बहुत ही पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। क्लास से हमारा एट्रीब्यूट वर्ब्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने फुल तैयारी कर लेनी है। मैं सिंपली अभी आप लोगों को इतना बता देता हूँ, एट्रीब्यूट वर्ब्स से आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं, बल्कि पूरे हुदनी से हम लोगों ने नहीं घबराना, क्योंकि हुदनी है क्या चीज़,
हुडनी का सारा वर्क फ्लो ही नोड्स पर मुश्तमिल है। और ये नोड्स अगर हम लोग समझ लेते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं, तो हम हुडनी को ईज़िली मास्टर कर लेंगे। तो थैंक यू।